भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई। ऐसा देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मतदाता भाई बहनी वाला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, अभी आप मन हमार मंत्री जी ला भी सुने हा, हमार प्रत्याशी ला भी सुने हा, हमार विधायक जी ला भी सुने हा। मैं तो ये कहे बर आए हूं कि ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये चुनाव कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। आप सब सहमत है ना? सहमत हैं? चलिए, धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, एक गरीब के बेटा है और जो 140 करोड़ भारतवासी मतलब अपन परिवार मानते हैं और उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं और आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं ली नहीं। आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करने वाला, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र मानते हुए काम करने वाला ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज पूरा दुनिया में भारत के डंका बाजत है मोदी जी के कारण। 140 करोड़ भारतवासी मन के आज मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ी थे। आज 2047 तक हमार देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाला 5 साल में आर्थिक रूप से तीसरा बड़े ताकत के रूप में हमारे देश ला खड़ा करना है और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है और हमार ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से हमार पार्टी के हमार प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी हैं। आज आप सब मतलब जाना था, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आने वाला 7 मई के आप मनला अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना है और आप मन के वो कमल छाप में बटन दबा के आशीर्वाद मिली तो सीधा सीधा वो मोदी जी तक पहुंची। ये आप मन से आज मैं आग्रह करे बर आए हूं। ये कांग्रेसिया मला इस समय हमारा सबक सिखाना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादा करे रहे, 36 ठन वादा करे रहे। 5 सालों माला सरकार चलाए के समय भी मिली, एक ठन वादा पूरा करीन कांग्रेसिया मन करीन, कोई एक ठन वादा पूरा नहीं करीन। लेकिन छत्तीसगढ़ ला का बना दिन? अत्याचार के गढ़, भ्रष्टाचार के गढ़, अपराध के गढ़ बना दिन। पूरा कांग्रेसिया मन लाई लगिस कभी सरकार में बैठे हैं तो कहां से पैसा मिले, सुबह से उठे के बाद में सोते तक खाली पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा, यही करीन ना। कोयला में घोटाला करीन, दारू के दुकान में 2 ठन केस काउंटर रहत रही से, एक केस काउंटर के हिसाब सरकार के पास और दूसरा के हिसाब सीधा कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उमन के पास में रेत में घोटाला, डीएमएफ के राशि में घोटाला और तो और इमन के बड़ा फ्लेक्सिबल स्कीम रही से नरवा गरवा घुरवा बारी वहां के गोबर तक खा गिने कांग्रेसिया मन खाई ना। आज कितना नेता मन के ऊपर में, कांग्रेस के नेता मन के ऊपर में FIR है। आज कितना जेल में चक्की पिसत हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो सरकार के सहयोग करें, आज उमन के 1.5 साल से बेल नहीं होते, आप सबला मालूम है ना। और तो और छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रही से भूपेश बघेल, आज ओकर ऊपर में भी FIR हुई से। आप वाला मालूम है कि नहीं? महादेव सट्टाएब हमार छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन जुआ के लत लगाने वाला ओकर संरक्षण देहे के आरोप आज भूपेश बघेल के ऊपर में लागे से महादेव सट्टाएब।
और 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेहे के आरोप आज FIR ओकर ऊपर में होई है। तो ऐसा कांग्रेसिया मन लबरा ठगराए मला अभी के लोकसभा चुनाव में जैसे विधानसभा चुनाव में सरकार से आउट करे हैं, ये लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट मला लेने देना नहीं है कि देना है। सरगुजा सहित पूरा 11 के 11 सीट हमला भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। अभी कल 3 लोकसभा के चुनाव हो इस कल राजनांदगांव के, कांकेर के और महासमुंद के 74% मतदान हुई से और तीनों सीट हमन जीता था, तीनों सीट। और एक पहली 19 तारीख के बस्तर सीट के चुनाव हुई, मतदान हुई और ओला भी हमन जीते थन। ये चारों सीट जीत चुके हैं, अब बाकी 7 सीट हमला जीतना है ना। पूरा 11 के 11 सीट इस समय हमला जीतना है और आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके हमला सरकार बनाओ। और पहली बार हमार पार्टी हमार प्रधानमंत्री एक आदिवासी के बेटा ला मुख्यमंत्री बनाई से ना, एक धन्यवाद देना है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी ला मोदी जी ला बहुत मांग चलत रही से कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, होत रही कि नहीं। तो मांग ला पूरा करीन है, तो अब देहे के काम हमार है कि नहीं। मोदी जी तो अपन वादा ला पूरा कर दिन, अब हमन ला देहे के काम है और 7 मई ला वो देना है अपन अपन बहुमूल्य वोट ला। और हमार मंत्री जी बता चुकिन हैं, शकुंतला जी भी बताइन है कि हमने 3 महीना में मोदी के गारंटी के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास है ना का होइस। अभी तक शुरू इसलिए नहीं हुई थे कि केंद्र के पैसा वापस हो गए रही, भूपेश बघेल वापस कर दे रही। अब ये अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू होगी से अब केंद्र के पैसा ही प्रधानमंत्री के, और ये आचार संहिता जैसे ही हटी वैसे प्रधानमंत्री आवास 18 लाख बनाए, मतलब एक निर्माण शुरू हो जाएगी। आज 12 लाख से ज्यादा किसान के 2 साल के बकाया बोनस देहन। कितना किसान ला मिली से बोनस, हाथ उठाइए तो। अच्छा, बहुते जन ला मिली से। और अंतर की राशि 24,72,000 किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया भेजे हैं। आप मला भी मिले हो ही, कितना किसान ला अंतर के राशि मिली से, सबेला मिली से। हमार महतारी मन ला 2 महीना के महतारी बंधन योजना के पैसा भेजे हैं। महतारी मन भी एक बार हाथ उठा के बताएं कितना ला मिली से। अब हर महीना पहली सप्ताह में आप मन के महतारी बंधन के पैसा आ जाही ना। मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ला कह चुके हूं कि पहले सप्ताह में ही भेजना है, 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होना है ना। 7 तारीख के पहली आप मन ला महतारी बंधन के पैसा मिल जाही। आज ये लबरा ठगराई कांग्रेसिया मन बहुत गलतफहमी पैदा करे के कोशिश करत हैं। जैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसने महतारी बंधन ला भी कहते हैं कि ये खाली ये लोकसभा चुनाव तक है, इसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। मैं आप मन ला बताता हूं कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक आप मन सरकार में हमन ला बैठाई हो, तब तक आप मन के महतारी बंधन के पैसा मिलते रही। तेंदुपत्ता के भी 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदी के सरकार आदेश कर चुकी से। बोनस भी देबो, चरण पादुका योजना भी शुरू करबो। जो भी डॉक्टर रमन सिंह के हमारे 15 साल के भाजपा के सरकार में व्यवस्था रही, वो सारा व्यवस्था हमारे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार जो छत्तीसगढ़ में है, ओला सब पुराना व्यवस्था हम चालू करबो। आज रामलला दर्शन योजना भी शुरू करे हैं। आज सरकारी खर्चा में हमारे छत्तीसगढ़ के राम भक्त मन अयोध्या जाके हमार भगवान जो भांचा लगते हैं, भगवान राम, माता कौशल्या के धरती है छत्तीसगढ़, उमन के दर्शन कराए के काम भी हमारे सरकार शुरू कर चुके हैं। तो सारा ये काम साए होते कि नहीं? साए के मतलब समझ हो, हमारे जसपुर बट साए मतलब
फटाफट जल्दी जल्दी बोला साए साए बोलते हैं। तो हम ये 3 महीना में साए साए बहुते कन काम करे हैं। बाकी काम भी ये चुनाव के बाद में साए साए होने वाला है। बाकी सब काम हमन करबो, लेकिन आप मलाई आने वाला लोकसभा के चुनाव में ये ठगरा लबरा कांग्रेसिया मला सबक सिखाना है। तो आप बलरामपुर से सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। कई बड़ी बातें उन्होंने कही, कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और इसके साथ ही कहा कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता रहेगा जब तक सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की है। राजगढ़ में रैली कर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूब वार किए। तो अब दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर जोरदार पलटवार किया। अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना भी साधा था। इसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह पर निशाना साधा और लिखा कि उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि वो आए और मेरा जनाजा निकालने की बात कह गए, यानी मेरी अर्थी बीजेपी के नेता निकालना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा है कि वो आखिरी दम तक जनता के बीच रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह के सभी सवालों के जवाब दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। बीजेपी उनके बारे में झूठ फैला रही है। तो अमित शाह ने बयान दिया जनसभा में और अमित शाह के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने। और इसके साथ ही कई चीजों को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। तो देखिए, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अमित शाह ने कल राजगढ़ में बोला क्या था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। और इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, पहले अमित शाह कहते हैं जनसभा में जमकर निशाना साधते हैं, तो वहीं अब दिग्विजय सिंह भी पीछे नहीं, उनका पलटवार भी सामने आ गया। देखिए, हमको इस पलटवार को इस तरह लेना चाहिए कि यही तो वो अवसर है दिग्विजय सिंह जी के लिए कि वो उसको भुना सकते हैं। जो अमित शाह ने कहा वो अपनी जगह है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ट्वीट करके ये दिखा रहे हैं कि देखिए, मुझे हमदर्दी दीजिए, मेरे प्रति आप ध्यान रखिए, मुझको लेकर ये कुछ कहा गया है तो आपको मतदाताओं को इसका जवाब देना है। इस तरह का जो है उनका कहीं ना कहीं हमको ये भाव समझ में आता है। ऋतु जी बिल्कुल, इस तरह का भाव तो समझ में आता ही है श्याम जी, लेकिन जिस तरह से देखिए अमित शाह ने कहा, उन्होंने जनसभा की, जमकर निशाना साधा, दिग्विजय सिंह का पलटवार, और ये इस वक्त में है जब लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अब करीब है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तीसरे चरण की सीटें हैं, चाहे वो गुना हो चाहे वो राजगढ़ हो, तमाम सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं और मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अब 17 सीटें बाकी हैं जिन पर चुनाव होने हैं तीसरे और चौथे चरण के तहत। इस पर इसीलिए रणनीतिक बैठकें चल रही हैं। इस समय मैं भाजपा कार्यालय में हूँ, प्रदेश भाजपा कार्यालय में। यहाँ पर दिन भर की मैराथन बैठक चली। इसके बाद शाम को इस बैठक में खुद वी.डी. शर्मा रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे ये भी कहा जा रहा है, और हितानंद जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो भी रहेंगे। ये चिंतन और मंथन इसी बात को लेकर है कि आखिर वो मार्जिन, जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्यों घटा तो आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि सारा हाई प्रोफाइल मामला है, सारी सीटें हाई प्रोफाइल हैं, अब उन पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल श्याम जी, रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। और जिस तरह से हमने देखा कि पहले चरण में छिंदवाड़ा पर बीजेपी ने खूब फोकस किया, अब राजगढ़ में, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह खुद इस सीट पर प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये जानती है कि मुकाबला यहाँ पर भी चैलेंजिंग होगा बीजेपी के लिए, और इतनी आसानी से कांग्रेस को जीतने नहीं दे सकती है बीजेपी भी।
ऋतु, लगातार विस्तार न्यूज़ ये बताता रहा है कि प्रदेश में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। कई सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर जैसी स्थिति है। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं, छिंदवाड़ा पे बात कर चुके हैं, आपने राजगढ़ का अब जिक्र किया है, और भी कई सीटें हैं जहां बड़ा और तगड़ा मुकाबला हम मान सकते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी वहां फोकस कर रही है जहां पर उसको लगता है कि कद्दावर नेता खड़े किए गए हैं या पुराने नेता हैं जिनका ज़मीनी जनाधार जो है कांग्रेस में ठीक ठाक है। इसलिए जो है बीजेपी बिल्कुल मचा देने वाली जो स्थिति है वो रखना चाहती है। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, अब बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो जहां अमित शाह ने किया वार तो वहीं पलटवार कर दिया है दिग्विजय सिंह ने। लेकिन इधर भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान की समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में आगे के 2 चरणों पर भी मंथन होगा। तो बता दें, मध्य प्रदेश में 2 चरण, पहला और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन पहले और दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भोपाल में चल रही है। मतदान की समीक्षा हो रही है इस बैठक में, और इसके साथ ही आने वाले 2 चरण यानी कि तीसरे और चौथे चरण को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। इस समय भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगले 2 चरण जो मध्य प्रदेश में होना है उसमें क्या स्थिति रहेगी, पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। 17 सीटें बाकी है और उस पर कहीं ना कहीं भाजपा ये तय करेगी कि अब आगे रणनीति क्या हो। वोटिंग परसेंटेज घटना भी एक चिंता का विषय है, जिस पर भी अंदर खाने से चिंतन मंथन चल रहा है। देर शाम तक चलने वाली इस बैठक में वीडी शर्मा भी रहेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहने वाले हैं। फिलहाल महेंद्र सिंह जो कि चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया हैं, वो इस बैठक को कंडक्ट कर रहे हैं और आगे की रणनीति समझा रहे हैं, किस आधार पर जो है इस चुनाव को अपने फेवर में किया जाए। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और श्याम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, और ऐसा कहा जाता है, विश्लेषक बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होना मौजूदा सरकार के लिए चिंता का विषय भी होता है, और यही वजह है कि एक बैठक भी चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा। आज हमने कुछ चुनावी विश्लेषकों से बात की। उनका ये कहना है कि आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सत्ता में जो दल है उसको नुकसान होता है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है एक। लेकिन भाजपा इस कभी कभी को भी जो है बिल्कुल अपने जो रणनीतिकारों के साथ बैठक करके जो है चाक चौबंद करना चाहती है। आज जो बैठक चल रही है वो इसी संदर्भ में चल रही है कि जो चुनावी अगला जो तीसरा और चौथा चरण होना है उसमें क्या गलतियां हमसे हुई अब तक, क्या हम जो है लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्यों वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है हमारा प्रयास, इस पर बात हुई। इसके अलावा एक प्रयास और यहाँ किया जा रहा है, अब रीजन वाइज जहाँ चुनाव बाकी है वहाँ के लोगों को, जो पदाधिकारी है, ज़मीनी कैडर है, उनको बुलाकर उनके साथ जो है रणनीतिक जो है बैठकें की जा रही हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल श्याम जी, और नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर अब जबलपुर से है, जहां बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाओं पर हाई कोर्ट सख्त रुख अपना रहा है। बोरवेल की नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर नाराजगी जताई गई है। राज्य सरकार को पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि संवेदनशील मामले में भी सरकार लापरवाह है, ये कहना है जबलपुर हाईकोर्ट का। बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की है। पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी दुर्गेश जबलपुर से जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एक तल्ख टिप्पणी भी की है। बिल्कुल ऋतु, देखिए ये सिलसिला शुरू हुआ जब सीहोर की मूंगावली में 2023 में एक बच्ची जो है बोरवेल में गिर गई थी और उसकी गिरने से मौत हो गई थी। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान पिछली कई सुनवाइयों में सरकार ड्राफ्ट बनाने के लिए समय मांगती रही और जब फाइनली ड्राफ्ट पेश किया तो इतनी सारी गलतियां थीं और वो इस स्तर का था कि जिस पर कोर्ट मित्र ने भी आपत्ति जताई और इसलिए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और ये जो बोरवेल है इन्हें
साइलेंट किलर नाम दिया है हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार इन साइलेंट किलर बोरवेल पर सख्ती से कदम उठाए, लेकिन जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, जो पॉलिसी बनाई गई है, वो इतनी घटिया है कि उसका पालन नहीं कराया जा सकता। एक उदाहरण, जो हमारी कोर्ट मित्र से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक उदाहरण उन्होंने बताया कि अगर किसी के खेत में ये बोरवेल होता है और उसमें कोई घटना हो जाती है तो खेत का जो मालिक होता है उस पर आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ बाकी कुछ ऐसे नियम उसमें बना दिए गए हैं जो व्यवहारिक तौर पर पॉसिबल नहीं है, जिसकी घोर आपत्ति कोर्ट मित्र के द्वारा उठाई गई और इस पर हाईकोर्ट ने भी सख्ती बरती गई। और हाईकोर्ट ने इसीलिए 24 घंटे के अंदर उस अधिकारी का नाम बताने की बात कही है जिसने इस पॉलिसी पर काम किया है। और इसके साथ साथ जब हाईकोर्ट की नाराजगी देखी गई तो हाईकोर्ट के सामने जो महाधिवक्ता थे, सरकार की ओर से जो अपेयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इस पर नए सिरे से काम करेंगे और इसके लिए हमें मोहलत चाहिए। तो 2 हफ्ते की मोहलत सरकार की ओर से मांगी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते की मोहलत दी। और इसके साथ साथ जो कोर्ट मित्र बनाए गए हैं एडवोकेट अंशुमान सिंह, उनको भी कहा गया है कि वो भी अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करें और दोनों ही सरकार तो दे दिए हाईकोर्ट ने। दुर्गेश, अब देखना होगा कि कितना पालन इन निर्देशों का होता है और कब ऐसे मामलों पर लगाम लगेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। इधर बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी के अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बिरनपुर हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीबीआई ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी के अलग अलग धारा में केस दर्ज किया गया है। हत्याकांड में सीबीआई ने दर्ज की है 12 लोगों पर एफआईआर और अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो बिरनपुर हत्याकांड में 12 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है 12 लोगों के खिलाफ। और आपको बता दें कि इन 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो बिरनपुर का वो चर्चित हत्याकांड जिसे लेकर 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र, 12 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में आईपीसी के अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बिरनपुर हत्याकांड, चर्चित हत्याकांड ये छत्तीसगढ़ का, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी उस वक्त तैनात किया गया था। अब इस मामले से जुड़ा हुआ ये अपडेट निकलकर सामने आया है, 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।